भाई लोगों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप? आज सुबह का नाश्ता हो गया? दोपहर का भोजन हो गया? थोड़ी देर आराम भी कर लिया होगा? और अब आपके शाम के भोजन की तैयारी हो रही होगी। लगभग सारा सामान आपके पास मौजूद है, कुछ फ्रिज में, कुछ बर्तनों में, कुछ कंटेनर्स में। शायद थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बाहर से लानी हो तो लानी हो, बाकी सारा सामान मौजूद होगा। भोजन बनेगा, प्रेम से खाया जाएगा। मैं आपसे इतना सब क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आज है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर 1979 से शुरू हुआ था। और खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे कि हर दिवस के साथ होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को याद करते हैं, तो खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में भी पहले, आज जब इस बारे में पढ़ रहा था, थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि बड़े भयावह आंकड़े हैं। तो पहले आपको भी आंकड़ों से थोड़ा सा रूबरू करा दें, तो उसके बाद बात करने में थोड़ी आसानी होगी। वो आसानी और बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत एक खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर देश है। हमने हरित क्रांति के जरिए और एक बहुत लंबे अरसे तक हमारे किसानों ने मेहनत करके हम लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया है कि हमें अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी अगर आंकड़े ये कहें कि साहब आप तो हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे आते हो, 105वें नंबर पे पूरे विश्व के देशों में नहीं, 105वें नंबर पे हैं आप केवल 127 देशों में जिसमें जिनके बारे में बात हुई। और उसके अलावा भी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना लागू रखते हैं। 25 करोड़ करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर भी उठाया गया है। उसके बावजूद भी इस स्थिति का भयावह रहना, कि ऐसा माना जाता है कि कम से कम 19 करोड़ लोग एक टाइम भोजन नहीं पा पाते हैं। वो कौन से लोग हैं जो भोजन नहीं पा पाते हैं? वो कौन से 80 करोड़ लोग हैं जो भोजन पाते हैं? अगर ध्यान से देखें तो 19 करोड़ लोगों के बारे में तो शायद ऐसा ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग बेचारे, कुछ ऐसे बेसहारा, बेघर, अपाहिज, बीमार और ऐसे लोग होंगे जो आपके सिस्टम में मैप ही नहीं हो रहे हैं। वो उनके पास हो सकता है कि आधार कार्ड ना हो सकता है कि उनके वोटर आईडी, उनके पास शायद ही कोई कार्ड हो, शायद ही कोई उनको बताने वाला हो, या शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो बैठें और उनको खाद्यान्न उनको डिलीवर किया जा सके। ऐसा संभव है। लेकिन पहले आंकड़े। तो 8.2% आबादी विश्व की, जो कि करीब करीब 67 करोड़ बैठती है, वो भूख से जूझ रही है। ठीक। और 2.3 अरब खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। खैर, ये 8.2% वाली जो आबादी है, 67%, इसमें बहुत सा हिस्सा उन लोगों का है जो जिनके देश या जिनके जो राजनीतिक इकाइयां हैं वे या तो युद्ध में जूझ रहे हैं, या किसी तरीके के आतंकवाद या किसी तरीके के नेचुरल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। और 2.3 अरब खाद्य असुरक्षा। खाद्य असुरक्षा ये एक अच्छा शब्द है, जिसमें ये तो है कि हमारे पास आज तो खाना है, लेकिन कल के बारे में कुछ खबर नहीं। मजे की बात, भगवान की दया से भारत अभी इन दोनों में से नहीं आता है, लेकिन फिर भी 19% जो आपका प्रोडक्शन है वो उसके भोजन की बराबर 1.05 अरब टन, 1.05 अरब टन भोजन पूरे विश्व में बर्बाद होता है। और उसमें हमारा हिस्सा है 7.4 करोड़ टन। हम भी बर्बाद करते हैं। ठीक। और वो मैंने बताया कि 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इसके बदौलत। 7.4 करोड़ टन को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें, तब भयावह और स्थिति दिखती है कि 22% होता है ये पूरे खाद्यान्न उत्पादन का।
ये बहुत बड़ा फिगर है। 22% लगभग एक चौथाई अनाज हम लोग उगाते हैं, अनाज मतलब खाद्यान्न उगाते हैं और उसके बाद उसको बर्बाद कर देते हैं। क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि जो हमारा पूरा फूड डिलीवरी चेन है, जिसमें प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, रिटेलर तक आते आते कंजम्पशन पर तक 22%, इसमें आपके पेस्ट का भी योगदान है, आपके प्लानिंग में कमी का भी योगदान है, आपके पास प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं होने का भी योगदान है। प्रॉपर सप्लाई चेन का आप इस तरह से समझें कि हमारे पास अभी भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं ताकि वो वेयर हाउस वगैरह बनाने के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए उनको प्रॉपरली स्टोर किया जाए, लेकिन फिर भी जो पेरिशेबल आइटम्स है, फल हैं, सब्जियां हैं, इनके लिए आज भी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बीच में इनकी जो बर्बादी है उसको बेहतर तरीके से रोक पाए। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अभी, चूँकि ये बात जब आई कि प्रोडक्शन से चालू किया, इन्होंने पूरी फूड चेन को प्रोडक्शन से चालू किया। प्रोडक्शन होने के बाद आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, कई बार अतिरेक होता है, कई बार टीवी वाले कवर भी करते हैं इस बात को कि आपके साहब टमाटर सड़कों पे फेंके जा रहे हैं, आपके दूध सड़कों पे फेंका जा रहा है, और कभी जो है प्याज 50 पैसे किलो बिक रहा है, कभी प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है। वैसे अभी प्याज और लहसुन वगैरह के लिए इन्होंने कुछ फूड चेन्स और कुछ वैल्यू एडिशंस के लिए कुछ उपाय किए हैं भारत सरकार ने, लेकिन इसका मतलब आज कितना टमाटर हमारे यहाँ उत्पादित होगा या आज कितना हमारे यहाँ प्याज उत्पादित होगा, इसकी प्लानिंग में तो कहीं ना कहीं कोई कसर है। फिर मैंने बात किससे करोगे? गांव के लेवल की अगर आपको बात करनी है तो हमने ढूंढा एक पटवारी जी को कि आखिर आप बताओ कि जब आप गिरदावरी बनाते हो या आप गांव में जब होते हो तो क्या प्रोडक्शन होना है, क्या इसके बारे में कोई फीडबैक होता है? उन्होंने एक चीज़ तो बताई कि उन्नति होते होते ये तक तो हो गया है कि हम लोग अब गिरदावरी भरने के लिए भी हमारे पास ऐप है और ऐप के जरिए हम लोग गिरदावरी को सैटेलाइट के माध्यम से भर सकते हैं। और कितनी जुताई हो गई है, कितने में बुआई होने वाली है, कितना परसेंटेज होगा, इन सब का हमें आइडिया है। फिर हमारे पास यूनिट्स हैं कि साहब 1 बीघा में अगर गेहूं लगाया जाएगा तो इतना पैदा होगा, 1 बीघा में बाजरा लगेगा तो इतना पैदा होगा। इन सब चीज़ों की तो हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं उनसे काफ़ी देर तक उनसे बात करता रहा और उसका मुझे कोई हल नहीं निकला। आपके पास अगर कोई उसका जवाब हो तो दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब गिरदावरी को आप ऐप बेस्ड कर सकती है सरकार, तो इसके साथ साथ उस ऐप को क्या किसान के हाथ पे नहीं दे सकती है, ताकि बिल्कुल बिल्कुल टिपिकल शेयर मार्केट की एल्गो की तरह वो उसको यूज़ करे कि एक एकड़ में अगर इतना गेहूँ बोया जाएगा तो इतना गेहूँ पैदा होगा और उसके हिसाब से भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए इतना गेहूँ आवश्यक है। अगर इतने गेहूं से ज़्यादा, इतने गेहूं के उत्पादन से ज़्यादा का जुताई बुआई अगर हो चुकी है तो क्या मुझे अब गेहूं लगाना चाहिए? क्या उसको एक रेड अलर्ट नहीं मिल जाना चाहिए अपने ऐप पर कि भाई अब तेरा नंबर जो आया है इस तक पूरी गेहूं की बुआई हो चुकी है, अब जो भी है वो सरप्लस होगा, है ना? ये मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ कि जब कल अगर मैं कल अगर मैं गेहूँ बोने जा रहा हूँ, गेहूँ छोड़िए, मान लीजिए कल मैं टमाटर लगाने जा रहा हूँ टमाटर, और मैं अगर उस ऐप में या किसी भी ऐसे टेक्निकल साधन में फीड करूँ कि साहब मैं 4 बीघे में टमाटर लगाने जा रहा हूँ, उसके पास पूरा डाटा मौजूद है कि अब तक कितने बीघे में टमाटर लग चुका है, उसकी संभावित फसल कितनी हो सकती है, वो मेरे को बता दे कि नहीं भैया अब तुम जो टमाटर लगाओगे वो सरप्लस वाला हो सकता है। अगर मैं कंजम्पशन और उसके बाद उसका पिलफरेज ये सारा निकाल दूं तो भी आपका टमाटर जो है एक्स्ट्रा वाले में जा सकता है। तो मैं शायद आज ही वो निर्णय ले सकूं या कल ले सकूं कि नहीं, मैं टमाटर की बजाय मिर्ची लगाऊंगा, पालक लगाऊंगा, या जो भी मुझे फसल दिख रही है कि इसका प्रोडक्शन अभी कम हुआ है वो लगाऊंगा। तो एक तो ये मैं सोच पाया हूँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने ली है, इसमें कितनी कमियां हैं ये आप लोग अगर जो फील्ड में वाकई होंगे शायद इसको सुधार सकेंगे या बता सकेंगे कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसमें वाकई में
आपका फीडबैक चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के फीडबैक, इस तरह की वार्तालाप जब होगी तो ये फिर कहीं ना कहीं जाकर के सरकार के भी कानों में गूंजती है और उसका लाभ फिर अपने को मिलता है। अब उसके बाद जो है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, उस पर मैंने पहले भी बात की। ये इसमें तो बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, लोग पैसा लगा नहीं रहे। किसान सोचता है कि आज पैदावार हो गई तो आज पैसे ले लो, वरना कल इसके दामों का पता नहीं, कल ये सामान मैं बचा पाऊँगा कि नहीं बचा पाऊँगा। ऐसे कोई कोल्ड स्टोरेज, ऐसी कोई कोल्ड चेन, ऐसे कोई प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। गांव के अंदर अगर मैंने, जो शहर से लगते हुए गांव है वहाँ तो मैंने अगर टमाटर उगाया है तो फिर भी मेरे को दाम मिल जाएंगे। अगर मैं बहुत अंदर हूँ तो शायद टमाटर को मंडी तक ले जाते ही मेरा नुकसान हो सकता है। खैर, यही सब बातें होंगी तभी तो 22% का वेस्टेज है। फिर अभी जैसे अब विवाह का सीजन आएगा, अब आप देखेंगे कि हर जगह ये उपदेश सबको ही देगा कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इससे बढ़िया कोई स्लोगन नहीं हो सकता। लेकिन मेरा इस पर एक थोड़ा सा आपसे नहीं, मतलब जो इस तरह के स्लोगन देते हैं उनसे थोड़ा सा मतभिन्नता है कि वस्तुतः हम लोग सनातनी कम से कम, वैसे तो शायद हिंदुस्तानी होने के नाते सभी लोगों को ये ज्ञात है, सबने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूख और फाका देखा हुआ है। तो स्पिलेज, उसको उड़ाने की, स्प्लर्जिंग करने की और फेंकने की आदत वैसे भी हमारी कम है। हमारे सनातन में तो ब्रह्म माना जाता है अन्न को, ये तक कहा जाता है कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। और अन्न के बारे में खूब गाथाएं हैं और वेदों में ऋचाएं हैं, और डेली बेसिस पे भी हम बच्चों को सिखाते ही रहते हैं कि बेटा फेंको नहीं, बर्बाद नहीं करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भूख में सोना पड़ता है। ये थे। दूसरा, अन्न क्षेत्र चलाना, लंगर चलाना, जगह जगह मंदिरों में, गुरुद्वारों में भंडारे होना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो भी कहीं ना कहीं भूख को रोकते तो जरूर होंगे, भूख को कम करने में मदद करते होंगे। अब समस्या ये उठ सकती है कि ये चीज़ें तो, कम्युनिटी किचन या इस तरह के भंडारे तो एक विशिष्ट जगह पर बड़े शहरों में या इस तरह मौजूद है जहाँ पर वाकई कोई भूखा सो रहा है, किसी गांव में, किसी मोहल्ले के किनारे, वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहा है क्या? और अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या कोई कम्युनिटी किचन टाइप का कोई कॉन्सेप्ट और इसमें आगे बढ़ सकता है कि मंदिर तो हमारा मेन मार्केट में हो, लेकिन हमारा उस मंदिर का कम्युनिटी किचन कहीं और चले, किसी गांव के पास चले, किसी ऐसी कस्बे के पास चले जहाँ पर इस तरह के लोग चिन्हित किए जा सके, जिनके बारे में बात हो सके। दूसरा, अब आ जाइए उन 80 करोड़ लोगों पर जिनके बारे में सरकार ठोक कर कहती है कि साहब हम उनको अन्न देते हैं। उसमें लोगों ने कहा कि साहब बहुत से अवांछित लोग हैं जो अन्न को ले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, हालांकि अवांछित लोग अन्न ले जाएंगे तो हो सकता है उसकी बेकदरी हो, उस लिहाज से उसमें वेस्टेज वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक तो संभावना है। लेकिन अन्न का और कोई दूसरा उपयोग है नहीं। अगर ले गया है तो कहीं ना कहीं उसके खाने के काम ही आता होगा, या वो आप खुद खाए या किसी और को खिलाए। हालांकि कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई कि खुद के खाने का, मनुष्य के खाने का अन्न, चूँकि अवांछित लोग ले गए, ऐसे लोग ले गए जिनको ज़रूरत नहीं थी, और वेस्ट हुआ। वेस्टेज होने और या उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने इवन पशुओं तक को वो अन्न खिला दिया। ये समस्या हो सकती है। उससे बचने का तरीका तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उन 19 करोड़ लोगों की बात करिए जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में अभी भी किनारे पर बैठे हुए हैं, या तो उनके पास कोई ऐसे पेपर नहीं है ऐसे, या वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है ऐसी मदद, जबकि हमारे पास अन्न भी खूब है और हमारे सरकार की इच्छा भी बहुत है, हमारी आपकी भी इच्छा है कि वो भूखे न रहें। तो ये एक ऐसा विषय था जो मैंने आज सोचा कि आज खाद्य दिवस के मौके पर उठाया जाए। इस पर थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी हम अपने
बुजुर्गों का, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अनाथालय में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, लेकिन वही यहाँ पर प्लानिंग की बहुत सख्त कमी है। नवरात्र आएंगे तो हम कन्याओं के यहाँ सैकड़ों की संख्या में घुस जाएंगे, लेकिन 10वें दिन हम उनको पूछने नहीं जाते कि बच्चे अभी आज तुम्हें खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर्टिकुलर अनाथालय वृद्धाश्रम को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को अब तो इस सोशल, क्या कहें इसको, कि इतना जो हमारा आपस में कम्युनिकेशन है, फिर भी हम इसको क्यों नहीं प्लान कर पा रहे। तो आप भी सोचिएगा ज़रूर। हंगर इंडेक्स, इनको मैं बहुत ज़्यादा मानता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये आपको 105वां रैंक दे रहे हैं तो उनको कोसने की बजाय हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस पर सुधार की सख्त आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों के ऐसे विचार हमें मिल सके जो वाकई इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।